हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजीत और आज की इस केमिस्ट्री क्लास में मैं आपको फॉर्मूलेस का रिवीजन कराऊंगा। ये तो नोन है कि बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं, अब तो केमिस्ट्री का एग्जाम आने वाला भी है। तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि अगर सारे फॉर्मूले आपको एक ही वीडियो मिल जाएं। तो इस क्लास में हम पहले सॉल्यूशन चैप्टर के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री पेपर में बेसिकली 3 चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं, या कह सकते हैं इसमें न्यूमेरिकल होते ही हैं। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, तो लिक्विड फॉर्म में भी चैप्टर दिया जा सकता है, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें आज की इस क्लास में हम इस सॉल्यूशन चैप्टर के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी है आज की पहली क्लास, फॉर्मूले बेसिस। इस स्लाइड पर जो भी फॉर्मूलेज हैं वो कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मींस होता है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन हमारा मास के फॉर्म में भी दे सकते हैं, सॉल्यूशन वॉल्यूम फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो हम देखते हैं ये कौन-कौन सी यूनिट जिसमें हम कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इन शॉर्ट न्यूमेरिकल में इस फॉर्म में दिया जाता है, लाइक 20% W by W। तो 20% W by W मीन्स कि वेट ऑफ सॉल्यूट जो ये पहला W होगा, ये वेट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स 20 ग्राम। यू कैन राइट इट एज स्मॉल w। सॉल्यूट को आप स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 20 ग्राम। Percentage means out of 100, you can take weight of solution is 100 gram. Understood? If it is given that there's 20% W by V, W by V अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर वेट तो W यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट लेंगे 20 ग्राम, और वॉल्यूम उस समय वॉल्यूम सॉल्यूशन लिएगा क्योंकि हमने W by V लिखा है, तो V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। और एक लास्ट कंडीशन होती है वॉल्यूम परसेंटेज, वी बाई वी। अगर ये 20% के आगे ब्रैकेट में वी बाई वी लिखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में दोनों ही चीजें यानी सॉल्यूट और सोल्यूशन दोनों ही वॉल्यूम फॉर्म में लिए जाएंगे। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा 20 ml और वॉल्यूम सोल्यूशन होगा 100 ml। तो इन बेसिस पे ये फॉर्मूले हैं, तो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं आप ये वैल्यूज। पहला मास परसेंटेज अगर दिया है तो मास ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन, whatever the component given, solute है कि solvent जो भी दिया उसको ऊपर लिखेंगे और अपन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर परसेंटेज में निकल आएगा। इधर वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए हम वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसे दे सकते हैं 20% वी बाई वी को भी डिस्कस किया था, तो इस बेस में कह सकते हैं इससे वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगी। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से क्लियर हो रहा है कि मोलों के फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो किसके मोल फ्रैक्शन को मोल फ्रैक्शन कहेंगे? मोल ऑफ कंपोनेंट गिवन, वॉट एवर बी द कंपोनेंट गिवन, कि आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है या सॉल्वेंट का निकालना है। अगर सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर मोल सॉल्यूट के ऊपर लिखेंगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिखाएगा। इफ यू एज्यूम दैट नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आर स्मॉल एन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आर कैपिटल एन, तो सॉल्यूशन में कुल कितने मोल भी आएंगे? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन फॉर सॉल्यूट एंड कैपिटल एन फॉर सॉल्वेंट। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यू कैन एक्सप्रेस m डैश फॉर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट बिकॉज स्मॉल m मोलैलिटी के लिए भी यूज करते हैं। और कैपिटल एन अगर लिया जाए तो हम यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हैव अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। ये बेसिकली ये बहुत कम क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। तो हाउ मच पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट और इधर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज गिवन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख में 10 रेज़ टू द पावर 6। इसको आप चाहे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसके चांस बहुत कम होते हैं, अदरवाइज एक बार रीड तो कर ही लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था मोलैरिटी, मोलैलिटी। ये दोनों भी 12th स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोल फ्रैक्शन, ये 3 यूनिट बहुत ज्यादा यूज होती है। नॉर्मेलिटी वगैरह तो आ सकती है कन्वर्ट करने के लिए। मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर, जबकि मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट टर्म आता है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी इन किलोग्राम।
अगर कभी सपोज करते हैं, हमें क्वेश्चन देते हैं लाइक 20% W/W। अभी जैसे बताया था, W/W देने का मतलब होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम है और वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कैपिटल डब्ल्यू दैट इज 100 ग्राम। And if you are asked to calculate its molality means weight, number of mole of solute, ये तो ऊपर लिखेंगे, लेकिन नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखेंगे, एक यही फॉर्मूला है जिसमें सॉल्वेंट का मास दिया गया है। तो सॉल्वेंट मास कैसे निकालेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अगर सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस कर देंगे तो सॉल्यूशन का निकले सॉल्वेंट का निकलेगा, दैट इज 80 ग्राम। तो 80 ग्राम हमें पुट करना पड़ेगा मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी इस जगह पर। ठीक है, तो ये और इसको ग्राम है तो ग्राम कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 1000 कर देंगे। इस तरीके से मोलैलिटी निकलेगी। मोलैलिटी के लिए तो वॉल्यूम हम लोग पुट करना पड़ेगा, वो भी इन लीटर। तो अक्सर वॉल्यूम एमएल में देते हैं लोग, मिलीलीटर में, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज 1 ml इज इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। ओके, and last unit for this concentration to express concentration is normality represented by capital N। इसका सिंबल बता देते हैं, मोलैलिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल एम। और यही रीजन था कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को एम डैश लिया था, क्योंकि मोलैलिटी भी स्मॉल एम से होती है, तो कंफ्यूजन हो तो एम डैश ले सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसमें वॉल्यूम लेते हैं, तो हमने बताया ना कि केवल एक ही जगह आया सॉल्वेंट टर्म, वो भी मोलैलिटी में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला था? अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हो तो इसके लिए वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट कर देंगे। और ये इक्विवेलेंट वेट निकालने तरीका आप 11th में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम इसका फॉर्मूला बता देते हैं। एट इक्विवेलेंट वेट इज कैलकुलेटेड बाय एटॉमिक वेट अपॉन और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस में इसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। कुछ लोग कंफ्यूजन होता है कि बेस के लिए बेसिसिटी चाहिए, लेकिन एसिडिटी यूज करते हैं। एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो एसिड्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे OH आयन। और अगर कोई सॉल्ट दिया है तो सॉल्ट में हम यूज करते हैं टोटल वैलेंसी ऑफ ईदर कैटायन और एनायन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट का पुट कर देंगे और नॉर्मेलिटी निकल आएगी। और एक लास्ट रिलेशन और कि कई बार नॉर्मेलिटी देते हैं लेकिन हमें मोलैलिटी यूज करनी हो, तो नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी का रेशियो भी यही एसिडिटी ऑफ बेस है और एसिडिटी ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड के बराबर होता है। इस तरीके से हम ये सब कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट which depend only upon number of moles of solute, not on the chemical behavior। ओके, तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राउट्स ने एक लॉ दिया था कि अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड में, हाँ ये पहले वोलेटाइल लिक्विड बता दें क्या होता है। वोलेटाइल लिक्विड इज दैट हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेसर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन वीक होती है। अगर उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि शुगर, चॉक या टेल्कम पाउडर कुछ भी मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर पहले से कम जाता है। तो यहाँ पे दिखा है P01 इज द वेपर प्रेशर ओरिजिनल सॉल्वेंट। अगर उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है P1। नेक्स्ट P01 इज द, अगेन इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल से। जो ये डिफरेंस आएगा इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, सॉरी ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, तो उसको हम कंपेयर करेंगे और ओरिजिनल वेपर प्रेशर से, तो दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारा होता है राउट्स लॉ। राउट्स लॉ ऑफ solution containing
containing non-volatile solute in a volatile liquid. Next is delta T equals TB minus TB naught. What is TB here? TB is the boiling point of solution containing non-volatile solute, और T naught B is the boiling point temperature of pure solvent. ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस होता है इसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जो डेल्टा टीबी एक्चुअली में होता है, डेल्टा टीबी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एंड मोलैलिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज मोलैलिटी। अच्छा, पहले हम यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनल मार्क के हटा के कांस्टेंट पुट कर देते के बी। यू शुड नो व्हाट इज के बी। Kb is known as molar elevation constant, and its other name is ebullioscopic constant. Definition of this is also important. केबी डेफिनेशन हम यहीं पर से बना सकते हैं अगर मोलैलिटी टर्म को 1 ले लें। अगर मोलैलिटी टर्म 1 होगा तो उस कंडीशन में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। और उस मोलैलिटी टर्म को हम एक्सपेंड कर दे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, नंबर मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। सॉरी, टीबी ये तो नीचे फ्रीजिंग पॉइंट का है। केबी इंटू 1000 इंटू W2, W2 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड W1 इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, इन केजी। अक्सर ग्राम में दिया था, इसलिए ऑलरेडी केजी कन्वर्ट करने के 1000 से हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में। सेम वैसे फॉर्मूला बनेगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का। अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में कुछ सोल्यूशन कुछ नॉन वोल्टेज सॉल्वेंट मिक्स करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो जिस तरह यहाँ एलिवेट करता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है मिलाने पर नॉन वोल्टेज सॉल्यूट मिलाने पर, और नॉन वोल्टेज सॉल्यूट मिलाने पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। और यही रीजन है कि जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो सॉल्ट और आइस का मिक्सचर यूज करते हैं एज अ फ्रीजिंग मिक्सचर। क्योंकि ऐसे तो फ्रीजिंग मिक्सचर जो आइस होती है 0 डिग्री पर मेल्ट हो जाती है, लेकिन अगर हम सॉल्ट मिला देंगे तो उसमें टेम्परेचर डाउन होकर लगभग -20 डिग्री तक डिक्रीज कर सकता है। और यही रीजन है कि उनकी जो आइसक्रीम होती है थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी फील किया होगा कि काफी ज्यादा हार्डनेस होती है ठंडक की वजह से। और लास्ट इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो सेम समझ आ गया होगा आपको। V2 W2 इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एंड W1 इज वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का तरीका हम पहले बता चुके हैं। सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? अगर सॉल्यूशन का दिया हो तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट का निकल आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए हम यूज करते हैं कुछ बॉयल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, और उस बेस पर इक्वेशन वैसे ही बनती जैसे कि गैस इक्वेशन होती है। गैस इक्वेशन आपको पता होगी पीवी इक्वल टू, जैसे एनआरटी टाइप में होती है। तो बस यहाँ पी की जगह में ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई लेना है। अगर हम इस वॉल्यूम टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं एन अपॉन वी आर टी, तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा, और यही टर्म को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सी से रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर हम नंबर मोल्स को एक्सपेंड कर दें तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्म में बन जाएगा ये। तभी हमारा सेकंड स्टेज टाइप का हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 12। तो दीज वर द फॉर्मूले रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं उन फॉर्मूले पर जिसमें ये शो करेंगे कि जो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो सॉल्यूशन में डिसोसिएशन और एसोसिएशन अंडरगो कर सकते हैं। तो उन केसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं एक टर्म वांट ऑफ फैक्टर, दैट इज कॉल्ड आई। तो वांट ऑफ फैक्टर जो होता है ये तभी टर्म में अप्लाई करते हैं जब अगर सॉलिड एसोसिएशन या डिसोसिएशन अंडरगो कर रहा हो, जिसकी वजह से उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम एस्टिक एसिड लेते हैं, तो एस्टिक एसिड जो होता है वो एक डाइमर फॉर्म करता है, लाइक कुछ दिस टाइप, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं एस्टिक एसिड का CH3
सी दिस साइड OH, अदर साइड डबल बॉन्ड हो। तो देख सकते हैं कि ये ऊपर का O है इसके दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ, और नीचे का H दूसरे मॉलिक्यूल के O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी डायमेरिक फॉर्म। तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो पहले से ज्यादा होगा। तो अगर एसोसिएशन हो रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा वो नॉर्मल मास से ज्यादा आता है। ठीक है, तो इसी बेस हम निकाल सकते हैं आई। और अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो फिर वहां पर नंबर ऑफ आयन से फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास पहले से कम हो जाता है। तो आई की वैल्यू भी जो होती है वो लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1 हो सकती है। आई कैलकुलेट करने का तरीका है कि नॉर्मल मास को हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे। अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं एसोसिएशन में अगर डायमर बन रहा है तो दो मॉलिक्यूल लेते हैं और एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट जाता है। ठीक है, मान लो 2 टाइम लिया है ए, ये दोनों अलग अलग हैं, और ये ज्वाइन होने के बाद सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा A2 टाइप। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स पहले से हाफ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं, इसको 0 लेते हैं, अगर हम एज्यूम कर लें कि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, देन हाउ मच मोल्स ऑफ A2 विल फॉर्म, अल्फा बाय 2, पहले से हाफ हो गए। अगर हम इन सबका सम कर दें, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 means you will have 1 minus alpha by 2. This will be the expression for I. तो हम अगर I इस तरह से न, I अगर इन फॉर्म्स निकाल लो यहाँ पुट कर देंगे, तो हम इससे अल्फा यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। सेम ऐसे डिसोसिएशन ही आएगा, पर डिसोसिएशन में क्या होगा, नंबर मोल्स बढ़ जाएंगे। जैसे कि मान लिया हमने लिए हैं AN मोल्स, और ये ब्रेक होके बन गए N टाइम्स ऑफ AI। ठीक है, तो हम यहाँ का 1 0 लेंगे स्टार्टिंग में, तो अगर हम इसको में एज्यूम कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो 1 माइनस अल्फा इसके बचेंगे, तो इसमें n अल्फा बचेंगे, n टाइम हो गया ना। अब इनका टोटल कर लें तो ये वैल्यू i के बराबर भी आएगी। तो इस तरह से हम लोग दो टर्म्स का यूज कर सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर के साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए। नाउ तो अब हमें बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस तरह डिफर कर जाएंगी अगर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो रहा हो। तो जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े अब तक, एलिवेशन ऑफ ये सॉरी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑक्सीडेटिव प्रेशर, इन सब के फॉर्मूले आई टर्म इंक्लूड कर देंगे, और इस तरह से हम ये फॉर्मूले बने कंप्लीट रहेंगे। बस एक लास्ट फॉर्मूला और रह गया, ये हम बता देते हैं कि अगर हमारे पास ये राउट्स ने लॉ दिया था, राउट ने कहा था कि अगर हमारे पास दो कंटेनर हैं और दो कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट, प्योर वोलेटाइल लिक्विड ए और बी हो, तो इनके अपने इंडिविजुअल प्रेशर जो होंगे वो होगा पी नॉट ए, और इसका इंडिविजुअल प्रेशर होगा पी नॉट बी। अगर इनको हम एक नेक्स्ट थर्ड चैम्बर में मिक्स कर दें, ए और बी को मिक्स कर दें, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस ए एंड बी, और इवन यू कैन से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ जो पार्टिकल होंगे, ठीक है, तो यहाँ जो पार्टिकल होंगे उसमें उनका जो वेपर प्रेशर, सॉरी सॉल्वेंट में जो ए और बी की क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से वेपर प्रेशर बनेगा। तो उनको हम निकालना होगा पार्शियल वेपर प्रेशर। तो P1 विल द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इन द सॉल्यूशन, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। अगर ए कंपोनेंट है तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखेंगे, अगर बी कंपोनेंट है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से रिलेट कर देंगे इसको। दिस टर्म इज नोन एज स्काई। ठीक है, अगर हम प्रपोर्शन में हटाते हैं तो यहीं पर कांस्टेंट पुट किया जाता है ओरिजिनल वेव प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली यू कैन राइट पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर हम सोल्यूशन 1 और 2 लेते हैं तो उसी हिसाब से मोल फ्रैक्शन लिख देंगे। P1 is the mole fraction of first component that is equals to original vapor pressure of the component multiplied by its mole fraction, और इसे दूसरा। और टोटल निकालना हो तो राउल्स के अकॉर्डिंग टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम डाल्टन्स लॉ यूज कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हो जाएगा Pa प्लस Pb। तो दीज ऑल वर द फॉर्मुलेज रिलेटेड टू चैप्टर सॉल्यूशन, हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूले को। ओके, बाय, थैंक यू।